Hi, Saif, INS. I'm Sushant from Raw. कृपया शांति बनाए रखें। हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आप सेंटर पे पूछिए। अच्छा, ऐसे बात करें। हाँ। सुशांत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी कौन है और क्या करता है? डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी आज से बहुत साल पहले शरदिंदु बैनर्जी ने लिखी थी और ये बहुत ही इंडियन स्टाइलिश डिटेक्टिव है, जैसे हम लोग आजकल जानते हैं शर्लॉक होम्स के बारे में, और इतने सारे लोगों ने उसको प्ले किया है और हम लोग बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास भी ब्योमकेश बख्शी है जो कि उतना ही स्टाइलिश है और बिल्कुल इंडियन है और बिल्कुल ही बंगाली है। और क्योंकि ये ब्योमकेश बख्शी जो फिल्म है ये उनका पहला केस है, इसलिए ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अलग है जितने कि बाकी ब्योमकेश बख्शी को हमने देखा है। अच्छा, जैसे कि आपने स्टाइल की बात की तो कपड़े में तो आप काफ़ी अलग लग रहे हो, स्टाइल में काफ़ी अलग लग रहे हो, लेकिन भाषा पर भी आपने काफ़ी काम किया है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या कुछ रिसर्च करनी पड़ी इसके लिए? नहीं, देखिए, भाषा जो है, एक चीज़ दिवाकर ने मुझे बोली थी, वो ये बोली थी कि जो फिल्म में हिंदी होगा वो उसका मतलब बंगाली होगा। तो इस फिल्टर के थ्रू जो है ऑडियंस देख रही है फिल्म, तो हम लोग इसमें या ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे, ये हिंदी होगी बिल्कुल, और हिंदी का मतलब बंगाली होगा। इसके अलावा जितना भी मैनरिज्म है और जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंगाली हैं और बिल्कुल ही पीरियड करेक्ट है, 1940 की चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंग्वेज इज़ वन थिंग जो कि बिल्कुल ही हिंदी। सुशांत, डिफिकल्ट था या चैलेंजिंग था? दोनों ही था। जब भी आप कोई ऐसा किरदार करते हैं जो आपकी तरह नहीं होता है, वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहला समझना, और दूसरी तरह आप जैसे हैं उस चीज़ को छोड़ के कुछ नया चीज़ अटेम्प्ट करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। और ये हर फिल्म में होता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे वो ईशान हो या फिर रघु हो या फिर सरफराज हो या फिर ये ब्योमकेश बख्शी हो। कोई चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये 1940 की फिल्म है तो जितनी भी चीज़ें और जैसे भी ये बंदा सोच रहा है वो उस समय के जनरेशन से ताल्लुक़ रखनी चाहिए। और अगर ये कलकत्ता है तो कलकत्ता के ग्रेजुएट जो 1940 में होते हैं उनकी तरह होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ता है कि आपके फिल्म मेकर एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं इस फिल्म के दौरान, क्योंकि इतनी बार ये फिल्में बन चुकी है तो कुछ तो नया होगा जो फिल्म के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को समझना, ताकि आप कुछ ऐसा ना करें जो कि फिल्म को ख़राब करे। नएपन की बात हो रही है, स्क्रिप्ट काफ़ी नई है, तो जब स्क्रिप्ट आई आपके पास तो पहला रिएक्शन क्या था? यू वांटेड टू डू, यू वर थिंकिंग कि करे नहीं करे, किस तरह से? सबसे पहला ही आइडिया जो था वो सबसे पहला आइडिया जो था कि दिवाकर बैनर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और यशराज प्रोड्यूस कर रहा है, यही बहुत अच्छा आइडिया था कुछ और नहीं सोचने के लिए बल्कि ये फिल्म करने के लिए। ऊपर से जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट में इतना नयापन है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो हम फिल्म में दिखा रहे हैं वो काफ़ी पीरियड करेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव है। तो इतना सब कुछ था जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख सकता था। तो मेरे पास रीज़न ही नहीं था ये सोचने का कि क्या मुझे करना चाहिए। बिल्कुल ही पहले दिन से मैं बहुत श्योर था। सुशांत, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई तभी आपको ब्योमकेश बख्शी के बारे में पता था, और कोलकाता के बारे में आप कितना जानते थे? जैसे कि आपने बताया कि नए तरह का कोलकाता इसमें दिखाया गया है, तो आपको कोलकाता के बारे में कितना पता था? ब्योमकेश बख्शी के बारे में मुझे पता था, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं टीवी पे देखता था, तो मुझे कुछ चीज़ें याद है। मुझे म्यूज़िक याद है, मुझे रजत कपूर का विजुअल याद है, ये सारी चीज़ें याद थी, लेकिन बिल्कुल बारीकी से नहीं पता थी। स्कूल में मैंने जितना हिस्ट्री में पढ़ा था कलकत्ता के बारे में उतना सब कुछ पता था, और मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है कलकत्ता के बारे में प्री इंडिपेंडेंस। लेकिन जब ये फिल्म कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो कि पहले मुझे पता नहीं था। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेंशन हैं जिसकी वजह से ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान अपने आप को उसमें उलझा लेता है, और फिर वो उसके पास ये रूम होता है कि वो ब्योमकेश बख्शी बन सके। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि रजत कपूर जी का आवाज़ आपको याद है, काफ़ी पुरानी याद है, विजुअल याद है, जी। आवाज़। जी, तो हाल ही में उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि सुशांत को इस किरदार में देखने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड जी। हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतने साल तक ये किरदार जिया है और हम लोग का ब्योमकेश का थोड़ा इंटरप्रिटेशन अलग है, और इस वजह से भी अलग है क्योंकि ये उनका पहला केस है। तो हम दिखाते हैं कि वो जो ब्योमकेश बख्शी हमारे जहन में है, वो ब्योमकेश बख्शी कैसे बने, एक ऑर्डिनरी इंसान वो ब्योमकेश बख्शी कैसे बना। तो ये जर्नी बिल्कुल अलग है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी देखें और रजत जी जब देखें तो उनको भी ये बहुत पसंद आए। सुशांत, जर्नी की बात हो रही है, आपने स्मॉल स्क्रीन से स्टार्ट किया अपना। नहीं, मैंने थिएटर से स्टार्ट। हाँ, थिएटर, स्मॉल स्क्रीन, उसके बाद फिल्म। जी। तो एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं कि कितना यू हैव ग्रोन एज एन एक्टर, एज अ फिल्म? अगर मैं एक मीडियम में भी काम कर रहा होता तो भी मैं ग्रो कर रहा होता, क्योंकि जब आप अलग अलग किरदार करते हैं अलग अलग डायरेक्टर के साथ, तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है काम करने का, और जिसकी वजह से आप सबकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जब आप डिफरेंट मीडियम में काम करते हैं तो थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है डायनामिक्स जो कि एक्टिंग की होती है। जैसे लाइव ऑडियंस है और कोई पीछे बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है, तो उनके लिए भी हमें एक्टिंग करनी पड़ती है, तो हम थोड़ा सा ऊपर सुर में काम करते हैं। टीवी बहुत ही क्लोज मीडियम होता है, तो आप थोड़ा भी करते हैं तो दिखता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिल्म में लेंसेज चेंज होते हैं, उसके हिसाब से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसको अलग अलग तरीके से आप अप्रोच करते हैं। लेकिन आई थिंक बॉटम लाइन यही है कि जब तक आप एज एन एक्टर अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि आप किरदार बन सकते हैं और हैं, तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने लाइव ऑडियंस बैठी हुई है, टीवी का कैमरा है या फिल्म का कैमरा है। आप एक एक्टर ही होते हैं, चाहे आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो या सबसे बड़ी फिल्म कर रहे हो इस देश की। अच्छा, फिल्म के दौरान आपने इस किरदार को जो है जिया है, तो फिल्म करने से पहले और फिल्म करने के बाद क्या आपको अलग महसूस होता है इस एज ए एक्टर? एज एन एक्टर फिल्म के बारे में देखिए, वही है, आप जब फिल्म की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब आप कर लेते हैं उस चीज़ को तो आपका नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि आपने पहली बार ऐसा कुछ किया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहले सोची भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन क्योंकि दिवाकर बैनर्जी बहुत एम्फोसाइज करते हैं नयापन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, इसलिए आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि आप कभी प्लान नहीं किया आपने, और फिर वो अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग होता है। तो ऑब्वियसली जो मैंने सोचा था और जो हुआ उसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ बरकरार है, शुरू में भी बहुत ही अच्छे से शिद्दत से काम करना था और ऑनेस्टली हमने काम भी किया है, तो वो चीज़ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अच्छा, दिवाकर जी की बात करें तो हमेशा से नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो सबके सामने, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? उनके साथ काम देखिए, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मंजे हुए डायरेक्टर है, तो वो एक्टर को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि किस तरीके से उसको वो बात बताई जाए जो फिल्म में है। तो उन्होंने मुझे शुरू से बिल्कुल गाइड नहीं किया कि यार तुम्हें ये करना है। हमने पहले बहुत वर्कशॉप की, बहुत रिसर्च किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इम्प्रोव्स कर रहा हूँ, मैं इम्प्रोवाइजेशंस कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि मैं वो कर पा रहा था। तो ये काफ़ी बहुत ही क्या कहते हैं मजे हुए डायरेक्टर की निशानी है, और यही करते करते मैंने बहुत कुछ नया कर लिया। और आखिर में जब मैं फिल्म शूट कर रहा था तो मुझे लगा कि अच्छा, इनको लगता है शुरू से ही अंदाज़ा है कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा सोचने पे वो मजबूर कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। जब आप एज एन एक्टर इस तरीके से सोचते हैं तो आप इमिटेट नहीं करते हैं, और इमिटेशन नहीं होती तो फिर एक सच्चाई होती है उस परफॉर्मेंस में। तो ये था। अच्छा, डिटेक्टिव की बात करें तो एक फिल्म आई थी विद्या बालन की, बॉबी जासूस, और रणबीर कपूर की एक आने वाली है जग्गा जासूस, तो उन फिल्मों से ये फिल्म कैसे अलग होगी? बिल्कुल ही, अब क्योंकि हर जगह इतनी सारी रोमांटिक फिल्म्स बनती हैं, बहुत सारी डिटेक्टिव फिल्म्स बनती हैं, बहुत सारी बॉन्ड की फिल्म्स बनती हैं, तो किसी भी जॉनर को लेके हम सारी फिल्म को ये नहीं बोल सकते कि एक कॉन्फ्लिक्ट अलग होता है सारी फिल्मों का। जिस तरीके का डायरेक्टर अगर यही एक फिल्म कोई और बनाए आज, तो वो इसी स्क्रिप्ट को अलग तरीके से बनाएगा, कि वो उसका नज़रिया है, उसका बोलने का तरीका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म बहुत अलग है आपस में, और कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रेलर आ चुके हैं, 2 ट्रेलर सबके सामने आ चुके हैं, तो कोई अलग कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको इस किरदार के लिए और फिल्म के लिए? जी हाँ, मैं जब तैयारी कर रहा था और मैं बंगालीज जो हैं, बंगाल के बिल्कुल वहाँ रहने वाले, उनसे जब इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये लोग बहुत ही ब्योमकेश और फेलुदा सबको अपने क्लोज रखते हैं और ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में।
तो मैं बहुत डरा हुआ था इस चीज़ को लेके। लेकिन अब जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और वो बोलते हैं कि उन्होंने सारी स्टोरीज पढ़ी, उन्होंने सारे बंगाली फिल्म देखी हैं, उन्होंने चिड़िया खाना भी देखा है जो सत्यजीत रे ने बनाई थी, और उनको पहले डर लगा कि ये तो यार बहुत अलग तरीके का है, लेकिन उनको ये देख के भी मज़ा आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आपने जितनी मेहनत की है वो सही डायरेक्शन में की है। अच्छा, फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे ब्योमकेश बख्शी के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये आज तक मेरा बेस्ट काम है। दिवाकर बैनर्जी पिछले 15-20 साल से ये फिल्म अपने सीने से क्लोज रखे, उनको ही बनाना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, और अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। इसलिए मैं बस आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि 3 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ मिस मत करिए और देखिए, और एंटरटेनमेंट के लिए देखिए।